नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। याद करते हैं और लिखने बैठते हैं एग्जाम और याद नहीं रहता। अगर कोई भी बच्चा पढ़ने के दौरान जो भी कुछ वो पढ़ रहा है उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर दे, उसको अपने आप से लिंक करना शुरू कर दे और उसमें कुछ कुछ फनी एलिमेंट्स डालना शुरू कर दे, उसमें कुछ इमोशंस डालना शुरू कर दे, तो कुछ भी याद हो सकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, आप जो नया करिकुलम है हमारे देश का जी, क्या इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते ये चीज़ें कि वे ऑफ लर्निंग चेंज किया जाए? समझ में आना और याद होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर एक से बढ़ के एक आपको टीचर मिल जाएगा, एक से बढ़ के आपको एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी जो बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छे से समझा तो सकते हैं पर याद नहीं करा। सर, बच्चों को बचपन जीने नहीं दिया जा रहा। बहुत स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ बचपन तो लगभग जो एजुकेशन सिस्टम, ये लॉर्ड मैकाले वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, इसने ख़त्म कर दिया। दोस्तों नमस्कार। आज फिर आ गए हैं आपके बीच में बी द चेंज के एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड को शूट करने। दोस्तों आजकल सभी पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे टाइम में भी ऐसा होता था कि मैथ्स के नाम से बच्चों की हवा निकल जाती थी और आज भी ऐसा ही होता है कि बहुत बच्चे मैथ्स के नाम से भागते हैं। लेकिन हमारे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में इंडिया में वैदिक मैथ्स चलता था। वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत ही ज्ञान रखने वाले, लगभग 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले एक टीचर, एक मेंटोर हमारे बीच में हैं। आइए स्वागत करते हैं हिम्मत भारद्वाज जी का। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। हिम्मत जी, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से मैथ्स को देखा। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर एक्चुअली कहते हैं ना, कई बार आपका जो वीक पॉइंट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। जी। जब मैं 10th क्लास में था तो मैथ्स से मैं भागता था और मैथ्स में सिर्फ 33 मार्क्स से मैं पास हुआ था। यानी कि उस टाइम पे 100 में से 33 मार्क्स पासिंग स्कोर रहता था। अगर एक नंबर भी मेरे कम आता तो मैं फेल हो जाता। रीज़न ये था कि जब मैं गांव में था तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैं ऐसे बच्चों के साथ में रहता था जो पढ़ते लिखते थे नहीं, ठीक है। तो वैसा ही मेरा भी नेचर हो गया था, मैं पढ़ाई से कटने लग गया था और मैंने अपने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। आरा मशीन पे जाके काम करना शुरू करना है या न्यूज़ घर में जाके न्यूज़पेपर डालना है जी। तो एक दिन ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर लेके मैं, हमारे पास में कोसली नाम की एक जगह है, मैं साइकिल लेके खड़ा हूँ न्यूज़पेपर लेके, तो वहाँ से कोई एक जो नेबर गुजरता है वहाँ से और वो मुझे देखकर हंसता है और सीधा गांव में घर पे आता है। पापा वहाँ पे बैठे होते हैं तो पापा का काफ़ी मजाक बनाता है वो। तो जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं पापा को बड़ा मायूस देखता हूँ और मतलब वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उस दिन पापा की आंख में जो पानी मैंने देखा था ना, तो मैंने पापा को रुला दिया था। तो पापा बोले कि तेरी वजह से मेरी ये हाल हुई है। तो मैंने बोला कि पापा ठीक है, अब आगे से मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे इस एटमॉस्फेयर से, इस वातावरण से यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ये अच्छा नहीं है। तो पापा ने बोला कि भाई कहाँ पढ़ना है? तो उस समय और आज भी एक महेंद्रगढ़ नाम की जगह है सर, वो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। वो बड़े बड़े स्कूल्स हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं वहाँ महेंद्रगढ़ स्कूल में चला गया। वहाँ जाने के बाद भी, क्योंकि मैं पढ़ने तो गया था, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी मुझे रास नहीं आया, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जब मैं गांव में रहता था, मैं जिम वगैरह करता था, कुश्ती वगैरह करता था, एक अच्छा शरीर था मेरा। तो स्कूल में गया तो स्कूल वालों को लगा कि पता नहीं ये पढ़ने आया है या यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने आया है। तो उन्होंने मेरे साथ में एक गलत बिहेव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर से मैं पढ़ाई से कटने लगा और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो साल जो था मेरा ख़राब हो गया। तो फिर मैं जब घर आया तो अब दोबारा से मैंने पापा को हर्ट कर दिया था। एक बार तो मेरे गांव में हर्ट किया, एक बार मेरी वजह से उन्होंने मुझे भेजा, वहाँ भी मैंने हर्ट कर दिया। तब फाइनली पापा ने एक डिसीजन लिया कि मैं तुझे यहाँ से गुड़गांव लेके जा रहा हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ गाँव में। तो अब
तू जाने और तेरा काम जाने। तो जब मैं गुड़गांव गया तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, और वहाँ मैंने सोचा कि मैं अपने इस वीक पॉइंट को, जो मेरा मैथ्स, मेरे 2 वीक पॉइंट थे, एक मेरा मैथ्स वीक पॉइंट था, एक मेरा मेमोरी, कुछ भी याद नहीं होता था, और मैथ्स तो मेरा फोबिया था ही था। तो मैं इन वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहता था, तभी मैं पढ़ाई में आगे बढ़ सकता था। तो गुड़गांव का एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे एक बुक शॉप होती थी और आज भी है, तो मैं वहाँ पे जनरली जाता था, बुक्स वगैरह देखता रहता था, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह उनके पढ़ता रहता था। तो एक बुक मैंने पढ़ी वहाँ पे, डायनामिक मेमोरी मेथड्स, जो कि डॉक्टर बिशवरूप रॉय चौधरी की लिखी हुई थी। अच्छा। तो उस बुक को पढ़ा तो उसमें एक स्टोरी मेथड दिया हुआ था। जैसे मैं उसके कुछ पेज पलट रहा था, एक स्टोरी मेथड दिया हुआ था, और जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ खास है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मैंने जितने भी डॉक्टर BRC ने बुक्स लिखी थी वो सारी पढ़ डाली। और उसके बाद तो इतना इंटरेस्ट बना कि, और चाहे वो इंडियन ऑथर्स हो, चाहे वो वेस्टर्न ऑथर्स हो, सबकी लगभग 1000 मेमोरी की किताबें मेरे पास में रखी हैं। तो मैंने अपनी मेमोरी को तो इम्प्रूव कर लिया था। ठीक ऐसे ही मुझे लगा कि अगर मैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो क्या मैं अपने मैथ्स को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे ही नेट वगैरह पे उस टाइम साइबर कैफ़े होते थे, मैं साइबर कैफ़े में जाके खूब रिसर्च करता था, देखता रहता था। तो वहाँ पे डाला कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह, तो वैदिक मैथ्स के बारे में पता चल गया कि हाँ, वैदिक मैथ्स से कुछ हो सकता है। फिर वही फॉर्मूला अपनाया, फिर बुक्स ली वैदिक मैथ्स की। तो वैदिक मैथ्स की उस टाइम पे बुक थी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी की, और वो सबसे ऑथेंटिक बुक है। वैसे तो हज़ारों बुक्स लिखी जा चुकी है वैदिक मैथ्स पे, लेकिन वो सारी कॉपी पेस्ट है। जो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी की जो बुक मिली, तो 1-2 बार पढ़ने से तो समझ में नहीं आई, हाँ कोई ट्रिक समझ में आ जाती थी। तो मुझे ये तो लग गया था कि इसमें कुछ तो जादू है, इसको पढ़ना चाहिए। तो 1 बार 2 बार सर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन फाइनली मैं उस बुक को पढ़ पाया, और उस बुक से मैंने उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया, और वहीं से मेरा जो वीक पॉइंट था मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता चला गया। तो उसके बाद आपने जब मैथ्स मेमोरी टेक्निक भी सीख ली बुक्स पढ़कर, और मैथ्स भी आपका इम्प्रूव हो गया, तो फिर आपका रिजल्ट में क्या उसका दिखने लगा? वो रिजल्ट में ये रहा सर, जब मैं कॉलेज में आया तो 12th में कितने मार्क्स आए मैथ्स में? कॉलेज में मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में मैं आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहा था। तो पढ़ाई, और उसी दौरान वो किताबें मुझे मिली थी, तो उससे पहले मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था जी। तो BA फर्स्ट ईयर में वो बुक्स वगैरह मिली थी, तो अगर वो बुक पहले मिल जाती तो ज़रूर मैं मैथ्स लेता, लेकिन कोई बात नहीं, उन बुक्स में मेरा इंटरेस्ट बनता रहा। उनकी वजह से ये हुआ कि कॉलेज में जैसे यूथ फेस्टिवल वगैरह होते थे, जितने भी कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते थे, तो एक इवेंट था सर संस्कृत डिक्लेमेशन का। तो वो एक इवेंट ऐसा था कि वो जल्दी से संस्कृत जो 6-7 पेज का जो भाषण होता है ना, वो याद नहीं होता है। तो वो इवेंट मेरे पास में आ गया, मेरे पास मेमोरी की टेक्निक्स थी, और उन टेक्निक से मैंने वो झट से याद कर दिया, और अच्छी हमारी पोजीशन भी आ गई। तो जितने भी इवेंट्स थे मेमोरी की टेक्निक्स की वजह से मैं जीतता चला गया, और BA सेकेंड ईयर में ही कॉलेज का रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मुझे मिल गया था। बहुत बढ़िया। हिम्मत जी, सबसे पहले बताइए, मैं अपने बच्चों के लिए पूछना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे स्कूल में हैं जी, याद करते हैं और लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम और याद नहीं रहता, तो छोटी सी सिंपल सी मेमोरी इम्प्रूव करने की ट्रिक्स क्या हैं? सर देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, जैसे वो 3 चीज़ों पे काम करता है, वो है इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रेडिकुलस थिंकिंग। ये हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स लगा लीजिए, हमारे ब्रेन के प्रिंसिपल्स लगा लीजिए, नियम लगा लीजिए, ठीक है। ये अपना एक सेटअप है स्टूडियो, यहाँ के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तभी हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के रूल्स रेगुलेशन भी है। अगर कोई भी बच्चा पढ़ने के दौरान जो भी कुछ वो पढ़ रहा है उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर दे, उसको अपने आप से लिंक करना शुरू कर दे, और उसमें कुछ फनी एलिमेंट्स डालना शुरू कर दे, उसमें कुछ इमोशंस डालना शुरू कर दे, तो कुछ भी याद हो सकता है, बहुत तेज़ी से याद हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, ठीक है सर। अब केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है, कितने टफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत मुश्किल है। मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने 21 सेकंड में उसको रिकॉल करके दिखाया था। और मज़ेदार बात ये है कि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा, मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। मुझे एक टास्क दिया गया था मीडिया के द्वारा कि अगर आपके पास में मेमोरी की टेक्निक्स हैं तो भाई इस चीज़ को आप करके दिखाओ ना। तो मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग होती है, मैंने 11-12 साइंस से किया है, तो पीरियोडिक टेबल तो इतना
डिफरेंट और पीरियोडिक टेबल आ गया तो समझो आपको पूरी केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री के टीचर्स को सारे एलिमेंट्स याद नहीं हो पाते क्योंकि वो इतने टफ होते हैं। तो मेरे आगे ये टास्क था, तो मुझे ये तो पता था कि मैं इसको याद कर लूँगा, लेकिन इसको समझ में कैसे आए, इसको समझाना। तो मैं, एक मेरे दोस्त है जो केमिस्ट्री वो पढ़ते थे, तो मैं उनके पास में गया, भाई मुझे इनको है ना बोलते कैसे ये तो बता दूं। तो उन्होंने मुझे एक दिन लगा कि उनको अच्छे से समझाया कि भाई ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल। जी। तो ये सारे वो मैं आपको रिकॉल करके भी दिखाऊंगा। तो ये एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो आपने पूछा ना कि बच्चे कैसे कर सकते हैं और भाई हम क्या करें, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे पिक्चर रेस हैं, कभी हमने देखे ही नहीं है। और हमारे ब्रेन का रूल है कि जब तक हम उस चीज़ को इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक उसको देखेंगे नहीं, विजुलाइज नहीं करेंगे, ब्रेन में वो स्टोर होगा नहीं जी। तो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं पर्सनल मीनिंग सिस्टम, पीएमएस कहते हैं। पर्सनल मतलब अपना खुद का एक मीनिंग निकालना, अपनी खुद की एक इमेज निकालना। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब को मैंने पिक्चरफुल बनाया, सब एलिमेंट्स को। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मुझे अपना एक पर्सनल इमेज निकालना था, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बैलून निकल गया। हीलियम, अब हीलियम से मिलती जुलती क्या इमेज है, हीलियम की मिलती जुलती इमेज है जैसे हेलन, है ना। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को मैंने पिक्चरफुल बनाया। अब आपस में इनको कनेक्ट करना शुरू किया, इंटरलिंक करना शुरू किया, और वो भी एक फनी वे में, ठीक है। तो और मैंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल लर्न की। तो अब मैं तो अभी आप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल हमारे व्यूअर्स को? मैं ट्राई करता हूँ रिकॉल करने की। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जैन, सीजियम, बेरियम, लैथम, सीरियम, प्रासिडाइम, नियोडाइम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गोल्डियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थूलियम, एटीबियम, लूटेशियम, हाफनियम, टेटलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, ईडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्शियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हाशियम, मेटनेरियम, डम, स्टेडियम, रोन, जेनी, कोपरनियम, अनन, टीरियम, अनन, क्वाडियम, अनन, पेंटियम, अनन, हेक्सियम, स्पेक्ट्रम, अनन, ऑक्टियम। ये पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, इसमें वो तीनों चीज़ें अप्लाई की हैं। सबको पिक्चरफुल बनाया पीएमएस से, और एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ में, दूसरी इमेज को तीसरी के साथ में एसोसिएट किया, और वो भी एक फ़नी वे में, मजाकिया वे में। मतलब मेरे लिए एक चलती फुर्ती ये मूवी बन गई थी। जैसे हम एक मूवी देखने जाते हैं तो क्या कभी हम पेन लेके जाते हैं, पेपर लेके जाते हैं? 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन 10 साल बाद भी याद रहती है। 10 साल बाद भी याद रहती है, और मज़ेदार बात यह है कि एक बार में याद हो जाती है। जैसे ही हम 3 घंटे वो मूवी देख के बाहर आते हैं, अगर मैं उस पर एक क्यूज कॉन्टेस्ट हो जाए या कोई एग्ज़ाम लिया जाए, तो क्या हम कुछ भूलेंगे? जबकि हमने उसको याद करने की कोशिश भी नहीं की, और वो सालों तक याद रहते हैं, क्योंकि उसमें वो तीनों चीज़ें होती हैं। मूवी को हम इमेजिन करते हैं, मतलब वो हम देख रहे हैं उस चीज़, पिक्चराइज है, एक सीन दूसरे सीन से कनेक्ट होता है। और सबसे जो मेन चीज़ है उस मूवी में इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। या तो कभी आप हंसते हैं, या कभी आप रोते हैं, या कभी आपको गुस्सा आता है, और बीच बीच में फनी, मतलब कुछ ना कुछ मज़ेदार, कुछ रोचक होता रहता है। तो एक मूवी में वो सारी की सारी मेमोरी की चीज़ें होती हैं। अगर हम अपनी हर चीज़ को मूवी की तरह बना पाएँ, तो मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मूवी बना दिया, और कोई भी बच्चा अगर अपने सिलेबस को मूवी की तरह, क्वेश्चन आंसर को मूवी की तरह बनाना शुरू कर दे, तो उसको याद होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हिम्मत जी, आपके यहाँ पर आप 2 स्कूल भी चलाते हैं जी, तो आपके यहाँ से कुछ बच्चों को कोर्स करना, बच्चों को पढ़ाना, आप इन टेक्निक्स को उन पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और उनका रिजल्ट क्या आता है? स्कूल तो सर हमने रिसेंट ही शुरू किया है। इससे पहले इंडिया में जितने भी बच्चे फेमस हुए थे वो ज़्यादातर मेरे ही ट्रेंड किए हुए बच्चे थे जी। एक बच्चा कौटिल्य आया था, गूगल बॉय के नाम से फेमस हुआ, बहुत फेमस कौटिल्य। हाँ, तो यही जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कहानी बना। अब उसने सारी की सारी जो कंट्री कैपिटल्स वगैरह याद की, वो कैसे याद की? क्योंकि कौटिल्य ने 5 साल से शुरू किया था, तो उस समय बच्चे की समझ तो इतनी थी नहीं, ठीक है, तो वो टेक्निक्स के थ्रू याद कराया गया है बच्चे को। आपसे ट्रेंड हुआ है? अब मेरे से ट्रेंड क्या होता था सर, मैं उस टाइम पे उनके पास में जाता था, वीकली बेसिस पे जाता था, क्योंकि मेरा और कौटिल्य का जो सबसे पहला प्रोग्राम आया था वो आया था खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहला प्रोग्राम कौन से सन में? 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 में जो पहला जो प्रोग्राम था, उसके बाद से क्योंकि हमारा आपस में लिंक बन गया था, तो मैंने जाना शुरू कर दिया था। तो जो उनके फादर हैं
कौटिल्य तो छोड़िए, कौटिल्य के फादर कौटिल्य से कई गुना आगे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उनमें क्रियोसिटी है चीज़ें पूछने की कि सर आप ये कैसे करते, आप वैसे कैसे करते। तो बातों बातों में वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ में शेयर करता रहता था। वो कौटिल्य को ट्रेंड करते रहते थे इनसे। तो वो एक दिन में ट्रेंड नहीं हुआ, उसको सालों लग गए, तब जाके वो ट्रेंड हुआ है। उसके बाद एक बच्चा आया विशेष, अकेड़ी मदनपुर एक गाँव है वहाँ से, वो भी 5 साल का बच्चा था। उस बच्चे को भी मैंने पूरी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद करा दी। उसके बाद तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हिम्मत जी, आप ये बताएं हमें कि अगर सिर्फ ये जो मेमोरी टेक्निक्स हैं ये सिर्फ मैथ्स में लग सकती हैं, केमिस्ट्री में लग सकते हैं, या बाकी सब्जेक्ट्स में? जैसे हिस्ट्री बड़ा चैलेंजिंग रहता है बच्चों को, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? सर पता है क्या है, देखिए जैसे अभी पॉडकास्ट से पहले हमारी आपस में बात हो रही थी कि उस सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके सीखने वाले बंदे नहीं है ना। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपको स्विमिंग आ गई है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कर सकते हैं, एक नदी में भी कर लेंगे, और अगर आपको एक समुद्र में भी कर लेंगे तो आप तैर लेंगे, क्योंकि स्विमिंग करनी है ना आपको, वो आ गई। ऐसी ही मेमोरी की टेक्निक्स, अगर आपको टेक्निक आ गई है तो फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी क्या, कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी अप्लाई कीजिए, कहीं भी अप्लाई कीजिए, और कहीं भी अप्लाई हो सकती है टेक्निक। मुझे ऐसा लगता है अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ये टेक्निक्स हैं, तो क्या हम ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, आप जो नया करिकुलम है हमारे देश का जी, क्या इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते ये चीज़ें कि वे ऑफ लर्निंग चेंज किया जाए इंडिया का? बिल्कुल कोशिश जारी है। अभी हाल ही में रामानुजन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा वैदिक मैथ्स पे कोर्स आया है जी। इसका मतलब है कि चाहे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे अपनी स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सब्जेक्ट्स को लेकर अब सीरियस हो गई है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो न्यूज़पेपर में आप देखो, मुखर्जी नगर में, कोटा में क्या हो रहा है, बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर रहे हैं। तो अब सरकार के सामने भी एक क्वेश्चन था कि इतने बच्चे अगर सुसाइड कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? बच्चा इसलिए कर रहा है कि पूरे साल मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो फिर लगातार जैसे इनकी मीटिंग्स होती रहती है, कहीं पर जाके एक मुझे ऐसा लगता है मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है, इतना पढ़ने के बाद अगर टेक्निक ना हो तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। आप पढ़ तो बहुत लो, कोर्स कर लो, लेकिन जब आप पेन डाउन करने जाते हैं तो सब कुछ घूम जाता है। अब देखिए ना, अब यूपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे साल कितनी तैयारी करते हैं जी। जब पीटी होता है, एग्जाम में बैठते हैं, क्या वो हर चीज़ रिकॉल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वही मेजर चैलेंज है। मेजर चैलेंज है। और मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि समझ में आना और याद होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर एक से बढ़ के एक आपको टीचर मिल जाएगा, एक से बढ़ के आपको एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी जो बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छे से समझा तो सकते हैं पर याद नहीं करा सकते। समझ में आना, याद होना नहीं होता। समझ में आने के बाद आधा याद हो गया, पूरे साल वो समझते रहते हैं लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पाते। रिकॉल कैसे करें? क्योंकि समझ में आने का काम है लेफ्ट ब्रेन का। हमारा राइट ब्रेन भी तो होता है जिसकी पावर लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा है। तो लेफ्ट ब्रेन से आप चीज़ों को समझते हैं और राइट ब्रेन से उन चीज़ों को इमेजिन करके, एसोसिएट करके याद रखते हैं। तो अगर उन्हीं बच्चों को, चाहे वो यूपीएससी के बच्चे हैं चाहे वो एक स्कूल का बच्चा है, उनको साथ में एक सब्जेक्ट और लगा दिया जाए। जैसे हम उस बात पे आते हैं दोबारा से कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर होती है और इंग्लिश रीडर होती है। इंग्लिश की 2 किताबें होती हैं। मैथ्स की भी अगर 2 किताबें आ जाएं, एक नॉर्मल मैथ्स जैसे आप पढ़ा रहे हैं, एक साथ में वैदिक मैथ्स को ले आइए। यहाँ पे बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे बच्चे का मैथ्स का फोबिया दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उस बच्चे का अगर यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया तो नॉर्मल मैथ्स में भी इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ही बच्चा कहीं ना कहीं मार खाता है। वो वहां पर अटक जाता है जब कैलकुलेशन उसकी रुक जाती है। और वहीं से वो डरना शुरू हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी अगर बेसिक क्लियर हो जाए ना, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि बेसिक्स क्लियर थे, बहुत अच्छे टीचर मिले, तो मैथ से ज़्यादा स्कोरिंग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ अगर एंड रिजल्ट आ गया, आपको ये भी पता है कि मैं कितने का करके आया हूँ और मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट में, जबकि ये नहीं है। हाँ, तो एक तो मैथ्स का सब्जेक्ट आ जाए, वैदिक मैथ्स आ जाए, जब इतने सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा एक सब्जेक्ट आ जाए कि इन सारे सब्जेक्ट को याद कैसे करना। ये 2 सब्जेक्ट अगर हम अपने सिलेबस में इंक्लूड कर पाए तो बच्चों का बहुत हद तक हम बर्डन कम कर पाएंगे। एक तो वैदिक मैथ्स और दूसरा मेमोरी की टेक्निक्स का एक सब्जेक्ट। अगर ये दोनों चीज़ें आप करवा पाए या आगे फ्यूचर में प्लान हो, गवर्नमेंट भी करे, तो ये तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप, बहुत ही क्रांतिकारी एक
वो हो सकता है। और मुझे लगता है बच्चों को बचपन जीने नहीं दिया जा रहा। बहुत स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ बच्चों का जो एक वो प्रेशर होता है मार्क्स लाने का, वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है। सर, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे का बैग देखना, फर्स्ट क्लास के बच्चे के बैग में ही इतना वेट होता है, जरा सोचिए, मतलब वो उन इतनी किताबों को कैसे वो याद करता होगा। जी। एक छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, जो कि अभी मतलब खेल खेल में चीज़ों को सीखने के लिए बना है, उस बच्चे को लगातार चीज़ों को समझाया जा रहा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अगर वहीं पे वो जो सिलेबस है बच्चों को स्टोरी बना बना के, कहानी बना बना के याद करा दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि हमारे स्कूल में या बाकी हर स्कूल में कोटिले जैसे हज़ारों बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ अगर किसी भी बच्चे को सिखा दी जाए तो बच्चे का प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि बच्चा जहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता था, अब उसको कहानियाँ मिल रही हैं, अब उसको है ना कुछ कुछ फनी एलिमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, क्योंकि पेरेंट्स भी लगातार, देखिए, बर्डन सिर्फ बच्चे पे नहीं होता, बर्डन पेरेंट्स पे भी होता है। सर पूरी फैमिली पे ना मानसिक दबाव होता है। मानसिक दबाव। आप मतलब कई घरों में मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तो ऐसा माहौल बन जाता है कि नहीं, एग्ज़ाम है, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं शादी पे नहीं जा सकते, और बच्चे पे इतना 8-8 10-10 घंटे। मेरा एक भतीजा है, वो ऐसे स्कूल में है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, उस स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता, हमारे यहाँ ही है। उसमें वो नंबर गेम इतनी ज़्यादा है, 4th-5th में भी वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा होता था बच्चा। तो ऐसा देख के लगता है कि भाई ये अगर इतना पढ़ेगा तो इसकी ग्रोथ क्या होगी और कब ये बचपन अपना जिएगा। सर, बचपन तो लगभग जो एजुकेशन सिस्टम, ये लॉर्ड मैकाले वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, इसने ख़त्म कर दिया है। जी। ठीक है। एक पेरेंट्स भी लगातार, जो ये प्रेशर बढ़ रहा है ना, वो लगातार महसूस तो कर रहा है, उसको वो परेशान भी है, लेकिन उसके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है कि वो बच्चे की हेल्प कैसे कर सकता है। जी। एक टीचर भी महसूस कर रहा है कि बुक सिलेबस बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीचर के पास भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं और ये जो सॉल्यूशन है, ये कोई मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन नहीं है सर, ये हमारे एंशिएंट टाइम का सॉल्यूशन है। वैदिक काल में जो हमारे ऋषि मुनि होते, जो भी वेद थे, पहले रिटन फॉर्मेट में नहीं थे, वो सब कुछ याद होता था उनको, ठीक है। और जो उनके शिष्य आते थे गुरुकुल में जब पढ़ते थे, तो वो जो शिष्य, उन सबको भी वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब कुछ याद हो जाते थे। तो पुराने टाइम में कितना ज़बरदस्त सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पे वैदिक मैथ्स था, वहाँ पे जो मेमोरी की जो टेक्निक्स हैं, आप देखिए ना, स्वामी विवेकानंद जी किसी भी बुक को पढ़ दिया करते थे, तो आप कुछ भी पूछते, किसी भी पेज पे से कुछ पूछते, बता देते थे। लाला हरदयाल जी की मेमोरी कितनी ज़बरदस्त थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी मेमोरी कितनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि उनको वो मेमोरी की टेक्निक्स पता थी, उनको मैथ्स पता था। क्योंकि ये जो टेक्निक्स है, ये हमारी आज की टेक्निक्स नहीं है, ये हमारे एंशिएंट टाइम की टेक्निक्स हैं, हमारे वैदिक काल की टेक्निक्स हैं। लेकिन सर एंशिएंट टाइम की टेक्निक्स हैं, हम लेकिन बीच में गायब कहाँ हो गए? बीच में गायब, जैसे जैसे हमारा देश गुलाम हुआ सर, आपको पता है हमारी बहुत सारी चीज़ें नष्ट कर दी गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो हमारे असली वेद थे, पुराण थे, जिनमें वो सारा का सारा साइंस था, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, और अंग्रेज़ों ने अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया, थोप दिया, और जिसकी वजह से आज लगातार हम चीज़ों को क्या करें, बार बार रट रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, इससे सिर्फ डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो चीज़ें थी, हमारी जो धरोहर थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको बार बार नष्ट करने की कोशिश की गई है। और वही चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर वही चीज़ें, जैसे मैंने अभी जो स्कूल बनाया अपना, तो ये स्कूल बनाने का पर्पज़ क्या था कि मेरे मन में आइडिया बस यही आया कि अगर एक कोटिल्य हो सकता है, तो ऐसे हज़ारों लाखों कोटिल्य क्यों नहीं हो सकते। जी। तो और मुझे पता है बन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बना हूँ। जब मेरा मैथ्स वीक था, मेरी मेमोरी वीक थी, तो मैं आज 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। तो बाकी मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मेरा तो पढ़ने में मन भी नहीं करता था, उसके बावजूद मैं ऐसा कर पाया, तो बाकी बच्चे भी ऐसा कर सकते। तभी हमने अपना स्कूल शुरू किया, और हम अपने स्कूल में कोशिश कर रहे हैं वैदिक मैथ्स को बच्चों को सिखाएं, मेमोरी की टेक्निक्स बच्चों को सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा ये चीज़ जो हमने सोचा वो होता दिखेगा, तो देखना आसपास के स्कूल वाले, मतलब वो हर चीज़ अडॉप्ट करेंगे सर, और वो करना पड़ेगा। हिम्मत जी, अगर जैसे अभी हम आपसे, आपका स्कूल दूर है और मेरे बच्चे यहाँ मेरे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे लिए आप क्या दे सकते हैं आज के पॉडकास्ट में? हमारे व्यूअर्स को क्या आप बता सकते हैं कि क्या आपकी कोई बुक, कोई आपका यूट्यूब पे ऑनलाइन आप कोई ऐसा चीज़ है
जिससे बच्चों को अगर सुनाया जाए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हेल्प हो जाए? सर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं भाई, क्योंकि बार बार भाई हाँ निकल जी, रहा है हाँ मन से, जी, है ना। जी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, उसका नाम भी रखा अद्भुत ब्रेन बाई हिम्मत भारद्वाज। उसपे मैं वो जेन्युइन चीज़ें जो मुझे पता है, ये नहीं कि मुझे कुछ पता मैं बता कुछ हो रहा हूँ, जो मुझे पता वही चीज़ें मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस पे रूटीन में वीडियोज़ आ रही हैं, तो अगर किसी को अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है, किसी को अपना वैदिक मैथ्स इम्प्रूव करना है, तो अभी मैं रूटीन में वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो अद्भुत ब्रेन बाई हिम्मत भारद्वाज नाम से यूट्यूब चैनल है। वीडियोज़ से भी ज़्यादा फ़र्क होता है बुक से, मैं बुक से बना हूँ। वीडियोज़ तो अब आई है ना, जी। मैं तो बुक्स पढ़-पढ़ के हुआ। लेकिन मुझे कोई भी मेमोरी की एक कंप्लीट बुक नहीं मिली कि एक बुक पढ़ के सारी चीज़ें पता चल जाएँ। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। किसी में कुछ है, वो कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं, तो वो डॉट्स को कनेक्ट कर करके एक फाइनली पता चला कि हाँ ये सिस्टम है। काफ़ी सारे जो इंडियन ऑथर्स हैं, काफ़ी सारे जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, और फाइनली जब उन सबको पढ़ लिया तो पता चला कि ये तो हमारा ही सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है। तो मैंने कोशिश की है एक बुक लिखने की जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब पे अवेलेबल है। तो मेमोरी पे अगर उस बुक को पढ़ लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि जितनी एक बच्चे को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसमें हैं, क्योंकि पिछले 3 साल मैंने लगाए। दूसरा, मैंने एक वैदिक मैथ्स को लेकर भी किताब बनाई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैदिक मैथ्स मास्टरी, वो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर कोई पढ़ सकता है तो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी की जो ओरिजिनल वैदिक मैथ्स है वो पढ़े, लेकिन उसको पढ़ने में समय चाहिए, और उसकी लैंग्वेज जो है वो मतलब वो मुझे ही कई बार टिपिकल। पढ़ने, हाँ। तो अगर सिंपल भाषा में उसको समझना है तो मैंने वो वैदिक मैथ्स मास्टरी नाम से वो बुक लिखी है। हिम्मत जी, ये बताइए कि क्या हम स्टूडेंट्स, तो एक अलग बात होगी, ठीक है। मेमोरी की ज़रूरत तो व्यापारी को भी है, जो जॉब कर रहा है उसे भी है, डॉक्टर को भी है, हर प्रोफेशन में ज़रूरत है। विदाउट मेमोरी तो कुछ नहीं होता। जी। तो क्या आप मुझे, मान लीजिए मैं इतने पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे भी सबके बारे में किताब पढ़नी पड़ती है, याद रखना पड़ता है, फिर कुछ लिखने के लिए भी लिखना है, तो क्या मैं भी वो किताब पढ़ के इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी मेमोरी को? अगेन मैं वही कहूँगा, टेक्निक्स तो वही है। अगर देखिए, चाहे एक स्टूडेंट हो, मेमोरी की ज़रूरत स्टूडेंट को नहीं है, सबसे ज़्यादा उनको है जो बिजनेसमैन है। जी। कितने सारे लोगों के नाम याद उनको रखने पड़ते हैं ना। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो आपसे बहुत सारे लोग मिलने आते होंगे, चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं और बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। सर बहुत बार मेरे साथ तो ना रेगुलर ये चीज़ होती है, इतने लोग जानते हैं और बहुत जगह मिल जाते हैं, वो इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं, लेकिन मैं वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे हेलो हाय तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं उनसे उनका नाम नहीं ले पाता। अब वो सामने मुझे कहें कि हाँ जी राज, आपसे मिलके इतने दिन बाद मिले, ये हुआ, बात करी, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे इनका नाम रिकॉल नहीं हो रहा। मेरे साथ ये मतलब खुद का चैलेंज है, तो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, सेम टेक्निक्स है, सेम फंडा है। बस ये है स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस पे अप्लाई करना होता है, और आपका अपना एक अलग ही सिलेबस है जिसको आपको अप्लाई करना होता है। टेक्निक सेम है, टेक्निक में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। अब ये बताइए हिम्मत जी, हम जो आजकल स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है मैथ्स, और हमारी ये वैदिक मैथ्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दिन रात का फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है क्योंकि जहाँ वैदिक मैथ्स की हम बात करते हैं, तो वैदिक मैथ्स में कैलकुलेशन की इतनी ज़बरदस्त टेक्निक्स वगैरह दी हुई होती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ एक छोटी-सी, जैसे मल्टीप्लिकेशन की ही बात करूँ, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, तो नॉर्मल मैथ्स में 4 स्टेप में उसका आंसर आता है। 4 स्टेप में। वैदिक मैथ्स में सिंगल लाइन में उसका आंसर आ जाता है। जहाँ बात नॉर्मल मैथ्स की थी और वैदिक मैथ्स की थी, तो नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है, जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे समझाई जाती है। जैसे कि एक 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके 4 स्टेप में आंसर आता है, जबकि वैदिक मैथ्स में उसका आंसर सिंगल लाइन में आ जाता है। ठीक है। वैदिक मैथ्स आपकी डायरेक्शन को सही करता है, सबसे पहला काम करता है वो राइट डायरेक्शन करता है। वैदिक मैथ्स कहता है कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप उसको कैसे रीड करते हैं? लेफ्ट टू राइट रीड कैसे करते हैं? जी, लेफ्ट टू राइट। और जब भी राइट करते हैं तो कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट करते हैं। इवन मैथ्स भी कैसे रीड करते हैं आप? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो राइट टू राइट टू लेफ्ट। यही वजह है कि हमारी स्पीड कम हो जाती है, यही वजह है कि हमारा फोबिया बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल मैथ्स में आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं,
वैदिक मैथ्स में मैथ्स का सॉल्यूशन भी आप लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो वैदिक मैथ सबसे पहले तो आपकी डायरेक्शन को ठीक करता है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स है वहाँ पे वैदिक मैथ कहता है आप लेफ्ट टू राइट रीड करो और लेफ्ट टू राइट ही सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। दूसरा उसमें 16 सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं, जिससे मतलब आपकी चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, सब आपका आसान हो जाता है। अब बात आगे करते हैं कि आप फ्यूचर में भारत में क्या ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स वैदिक मैथ्स की और मेमोरी की इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो आने वाले 10 साल में क्या आप बहुत बड़ा एक परिवर्तन भी देख पा रहे हैं? भाई मेरा तो कमिटमेंट है कि अगले 3 साल में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं, जी। क्योंकि अकेला हिम्मत भारद्वाज नहीं, ऐसे हजारों हिम्मत भारद्वाज निकल के आने वाले हैं जिनको देखकर लाखों हिम्मत भारद्वाज और बनेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको नेशनल रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल जरूरी, वो मेरा पैशन था, मैंने बनाए। मैं तो ये कहता हूँ कि इन टेक्निक्स को सीखकर कोई यूपीएससी में जाए, कोई सीए करे, कोई नीट करे, कोई पीएमटी करे, कोई एसएससी करे या कोई बिजनेस करे, ठीक है, अपने अपने फील्ड्स में बेटर हो सकते हैं। हाँ। दोस्तों, ये थे हमारे साथ हिम्मत भारद्वाज जी। हिम्मत भारद्वाज जी, आपको ये एपिसोड देखकर लगा होगा कि क्यों हमने सिलेक्शन किया इनका एज अ चेंज मेकर। ये चेंज मेकर इसलिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली मैथ्स में और लर्निंग टेक्निक्स में ला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत जी के ऑनलाइन चैनल पर जाकर आप लोग भी, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए टेक्निक्स देख सकते हैं और बच्चों को कोशिश करें कि एक अच्छा चैनल के बारे में बताएं, ताकि हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स के बच्चों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। मैं इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जितना आप प्यार दे रहे हैं उतना प्यार और दें, ताकि मैं और मेरी टीम हम अपनी रिसर्च जारी रखें और आपको हर हफ्ते एक स्पेशल गेस्ट, हर क्लासिफिकेशन, हर फील्ड से एक एक्सपर्ट को लाकर आपसे मिलवाएं, आपसे उनकी जर्नी शेयर करें, ताकि आपको भी लगे कि हम भी एक चेंज मेकर बन सकते हैं और हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।